मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक सोशल साइंस यानी सामाजिक का एक चैप्टर पढ़ेंगे, लोकतंत्र। आज हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में जो शासन है क्या वो लोकतंत्र है या नौकरशाही है या तानाशाही है? तो हम सब ये बात को जान लें कि हमारे भारत में जो शासन चलता है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र वो चीज है जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किया जाता है, और ये परिभाषा हमें दी है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए किया जाने वाला शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र में क्या होता है कि हम ही हमारी सरकार चुनते हैं, हम ही उनको शासन में लाते हैं और हम चाहे तो उन्हें हटा भी सकते हैं। इसके साथ में लोकतंत्र के भाग, लोकतंत्र के प्रकार, यानी पहला है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र, दूसरा है नैतिक लोकतंत्र, अब हम आज दो के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? सामाजिक लोकतंत्र यानी वो लोकतंत्र जिसमें समाज के सभी वर्गों, यानी चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रूप का, किसी भी लिंग, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान रूप से उसको सारी चीजें मिलेगी। एक उच्च वर्ग का व्यक्ति हो या फिर निम्न वर्ग का, उसकी जाति कुछ भी हो, उसका लिंग हो, लड़का हो या लड़की हो, महिला पुरुष कुछ भी हो, लेकिन उसको समाज में जो अधिकार है वो बराबर मिलेगा। और नैतिक लोकतंत्र का मतलब है कि नैतिक आचरण। हमारा नैतिक आचरण क्या है? हम क्या, हमारी नैतिकता क्या है कि हम अपने बड़ों का आदर करते हैं या हम भाईचारे से रहते हैं या नहीं रहते हैं। यानी कि भ्रातृत्व की भावना एक दूसरे के प्रति रखना ही नैतिक लोकतंत्र में आता है। अब हम बाकी के जो दो लोकतंत्र है, इसके 4 प्रकार है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और मैं आपको कल कुछ शनिवार के दिन कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देने हैं, ठीक है? और ये आपको लिखना है, अपनी कॉपी में उतारना है। लोकतंत्र की परिभाषा को याद रखनी है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या कहा गया है कि लोकतंत्र वो शासन है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन ही क्या कहलाएगा? लोकतंत्र, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया। कक्षा 9 में आपने पढ़ चुका है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और एक रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, अब भौतिक परिवर्तन में वो परिवर्तन आते हैं जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। जैसे भाई एक कागज है, उस कागज, पहले हमें कागज दिख रहा है बिल्कुल सीधा, लेकिन हम उस कागज के टुकड़े कर रहे हैं, तो वो जो हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो का कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। और इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर होगा यदि रंग बदले या फिर उस पदार्थ की अवस्था बदल जाए या फिर कोई नया पदार्थ बन जाए, ये कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण पर हम देखे थे कि भाई सेब को हम काटते हैं और थोड़ी देर उसको खुला रख दें तो उसके बाद वो भूरा भूरा हो जाता है, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के कारण सेब का रंग भूरा हो जाता है। इसी प्रकार दूध के अंदर जब हम नींबू डाल देते हैं तो उसका जो किण्वन की क्रिया के द्वारा दूध जब दही में बदल जाता है, तो यहाँ पर दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं, उसके दौरान हम अंदर श्वसन जो कर रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, लेकिन जब बाह्य श्वसन के दौरान जब हम बाहर जो गैस निकलती है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर बाहर निकली दूसरी गैस, ली हमने ऑक्सीजन दी थी, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है? यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होना, भोजन का पाचन हुआ, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है? तो हम कह रहे हैं, हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे रंग परिवर्तन होना, अवस्था परिवर्तन होना, अवस्था परिवर्तन, या फिर गैस का निकास या उत्सर्जन होना। किसी भी अभिक्रिया के अंदर ये तीनों अवस्थाएं हो रही है तो वो कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तब तक के लिए ये अपने कॉपी के अंदर आप उतारेंगे।